हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पार्ट 5 के बारे में, जो कि लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। मैंने ऑलरेडी दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पार्ट 1, 10, 11, 14, 16, 24, 52 ये चैनल पे अपलोड किए हैं। आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ढूंढने में मुश्किल हो रही हो तो आप अमेरिकन लिटरेचर प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि वॉल्ट विटमैन एक फेमस अमेरिकन पोएट और जर्नलिस्ट थे, जो कि अमेरिकन लिटरेचर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर रहे हैं। उनका बेस्ट नोटेबल वर्क जो था वो था एक पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम था लीफ ऑफ ग्रास। इसमें उन्होंने इंक्लूड की थी अपनी ये पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दोस्तों, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। अगर आपको इसके दूसरे पार्ट्स भी जानने तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उन्होंने पब्लिश करी थी 1855 में अपने कलेक्शन लीफ ऑफ ग्रास में। दोस्तों, ये पार्ट 5 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का फोकस करता है यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल पर। स्पीकर का मानना है जो हमारी बॉडी है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है और हमारी जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो इंटरट्विन्ड है, वो इनसेपरेबल है। उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक मूवमेंट को, एक इंटीमेसी मूवमेंट को अपनी सोल के साथ, जो कि हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ लव को। दोस्तों, आज हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका डीप एनालिसिस करेंगे। चलिए पोयम की शुरुआत करते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, आई बिलीव इन यू माई सोल, द अदर आई एम मस्ट नॉट abase itself to you, and you must not abase to the other। दोस्तों, इस पोयम की ओपनिंग लाइन में स्पीकर एक्सप्रेस करते हैं एक डीप बिलीफ को, जो कि उन्हें है अपनी खुद की सोल पर, अपनी आत्मा पर। ये चीज़ एम्फसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को और ऑथेंटिसिटी को। स्पीकर सेल्फ की ड्यूलिटी को रिकग्नाइज कर रहे हैं यहाँ पे इस लाइन में। वो बोल रहे हैं जो उनकी सोल है और जो अदर है। अदर यहाँ पे आउटर सेल्फ को है, मतलब उनकी जो फिजिकल बॉडी, और जो सोल है वो उनकी इनर सेल्फ। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कम या नीचे नहीं दिखा सकती। ये इस बात को समझाता है कि जो इंटीग्रिटी है और अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको बनाना कितना ज़रूरी होता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, Loof with me on the grass, lose the stop from your throat। इस लाइन में स्पीकर किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो उनके साथ आके रिलैक्स करे, इंजॉय करे मूवमेंट को स्पीकर के साथ। ये चीज़ सिंबलाइज करती है उनकी ख्वाहिश को कि वो ग्रास पे सोना चाहते हैं या लेटना चाह रहे हैं। जो ये फ्रेज है लूज द स्टॉप फ्रॉम योर थ्रोट, ये चीज़ सजेस्ट करती है एक डिज़ायर को, एक ख्वाहिश को, और ओपननेस और फ्रीडम के एक्सप्रेशन के साथ। मतलब कि वो खुल के पूरी आज़ादी के साथ, ना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ना किसी कम्युनिटी के ऑर्डर के, फ्रीली यहाँ कह रहे हैं दूसरे इंसान को कि आओ ज़िंदगी को एंजॉय करो, ज़िंदगी में रिलैक्स फील करो। आगे वो बोलते हैं, नॉट वर्ड्स, नॉट म्यूजिक और राइम आई वॉन्ट, नॉट कस्टम और लेक्चर, नॉट इवन द बेस्ट। इस लाइन में स्पीकर ने क्लैरिफाई किया है कि वो किसी ट्रेडिशनल फॉर्म जो कम्युनिकेशन की होती है उसको नहीं यूज़ कर रहे, उसको नहीं ढूंढ रहे हैं, जैसे कि वर्ड्स, म्यूज़िक या फिर स्ट्रक्चर्ड टीचिंग्स। वो चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन हो वो ऑथेंटिक हो, वो रॉ हो, जो कि किसी कन्वेंशन या ट्रेडिशनल नॉर्म से अलग हो। वो कम्युनिकेशन जेन्युइन कनेक्शन बनाए जिससे रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा बन जाए। आगे वो बोलते हैं, ओनली द लल आई लाइक, द हम ऑफ योर वेलवेट वॉइस। यहाँ पे स्पीकर एक डिज़ायर रखते हैं सूदिंग प्रेजेंस का। यहाँ पे लल और हम रिप्रेजेंट करता है
वो जो दूसरा इंसान है स्पीकर के साथ उसकी वॉइस को। और यहाँ वेलवेट वॉइस रेफरेंस कर रही है ऐसी वॉइस जिसमें एक कंफर्ट हो, जिसमें एक सेंस ऑफ इंटीमेसी हो, ना कि कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन हो। मतलब स्पीकर और वो जो दूसरा इंसान है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा हो, जो कन्वर्सेशन हो रही हो, वो बिल्कुल इंटीमेसी और कंफर्ट दोनों से जुड़ी हो, जो एक इमोशनल बॉन्ड बनाए, एक मीनिंगफुल बॉन्ड बनाए, ना कि कोई इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हो स्पीकर और वो दूसरे इंसान के बीच। आगे स्पीकर बोलते हैं, आई माइंड हाउ वंस वी ले सच अ ट्रांसपेरेंट समर मॉर्निंग। यहाँ पे स्पीकर बात कर रहे हैं एक पास्ट मेमोरी की, एक इंटीमेट मेमोरी की जो कि उन्होंने शेयर की थी उस दूसरे इंसान के साथ एक क्लियर समर मॉर्निंग में। ये चीज़ इंडिकेट करती है स्पीकर और उस इंसान की पास्ट लाइफ को। यहाँ पे वर्ड ट्रांसपेरेंट इवोक्स करता है फीलिंग ऑफ ओपननेस को और क्लैरिटी को। उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उनकी क्लैरिटी और ओपननेस को सजेस्ट करता है। जो उनका रिलेशनशिप है वो कितना ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी पे मार्क्ड है। आगे वो बोलते हैं, हाउ यू सेटल योर हेड अथवर्ड माई हिप्स एंड जेंटली टर्न्ड ओवर अपॉन मी। दोस्तों इस लाइन में स्पीकर एक प्यार और इंटीमेट मोमेंट को याद करते हैं जब दूसरा जो इंसान है उसने अपना सर स्पीकर के हिप्स पर रखा, जो फिजिकल क्लोजनेस को दिखाता है और एक इमोशनल कनेक्शन को सिंबलाइज करता है। ये जेंटल मूवमेंट उनके रिश्ते में ट्रस्ट और कंफर्ट का एहसास दिलाता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड parted the shirt from my bosom bone and plunged your tongue to my bare stripped heart। दोस्तों इस लाइन में इंटीमेसी का एक एक्ट दिखाया गया है जहाँ जो दूसरा इंसान है वो फिजिकली स्पीकर के चेस्ट को अनकवर करता है। ये चीज़ मेटाफॉरिकली बोली गई है कि उनके इमोशनल कोर तक पहुँचता है। यहाँ पे जो लिखा है ना बेयर स्ट्रिप्ड हार्ट, मतलब उनके इमोशनल कोर तक वो इंसान पहुँचता है। ये चीज़ दिखाती है कि स्पीकर और उस इंसान के बीच में एक गहरा कनेक्शन है, एक गहरा एहसास है, जहाँ फिजिकल और इमोशनल सेल्फ के बीच की बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड रीच टिल यू फेल्ट माई बियर्ड एंड रीच टिल यू फेल्ट माई फीट। दोस्तों इस लाइन में एक्ट ऑफ रीचिंग और टचिंग फर्दर एम्फसाइज करती है स्पीकर और उस इंसान के बॉन्ड को, उनकी क्लोजनेस को। वो इंसान स्पीकर की बियर्ड को, मतलब दाढ़ी को फील कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, उनके पैरों को पकड़ रहा है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि दोनों के बीच में एक डीप कनेक्शन है, एक डीप बॉन्ड है। वो सिर्फ उनकी बॉडी के साथ नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है, उनकी सोल के साथ भी है। ये लाइन शो करती है थीम ऑफ इंटीमेसी को। आई होप आपको यहाँ तक पोएम समझ में आ गई हो। इस पोएम में स्पीकर एक दूसरे इंडिविजुअल की बात कर रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम आओ मेरे साथ घास पे लेटो। हमारे बीच की जो कन्वर्सेशन हो वो किसी वर्ड, म्यूज़िक या राइम पर बेस्ड ना हो बल्कि वो इमोशनली कनेक्टेड हो। स्पीकर उस इंडिविजुअल की वॉइस से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, इमोशनली अटैच्ड है। वो याद करता है पुराने वक्त को, अपने पास्ट को, जहाँ पे उसने उस इंडिविजुअल के साथ वक्त बिताया था। दोस्तों इन लाइनों में बताया गया है कि स्पीकर और वो जो दूसरा इंसान है दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी के साथ नहीं बल्कि स्पिरिट के साथ भी कनेक्टेड है। चलिए अब आगे की पोएम पढ़ते हैं। Swiftly arose and spread around me the peace and knowledge that pass all the argument of the earth। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि इस पल में स्पीकर एक गहरी शांति और समझ का एहसास करता है, पीस का और नॉलेज का एहसास करता है, जो दुनिया की डिबेट्स और डिसएग्रीमेंट से परे है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है जहाँ गहरी सच्चाइयाँ और फीलिंग सामने आती हैं जो
कन्फ्लिक्ट्स को ओवरशैडो करती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड आई नो दैट द हैंड ऑफ गॉड इज द प्रॉमिस ऑफ माई ओन। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पर विचार करता है, ये समझते हुए कि उनकी अपनी एग्जिस्टेंस और एक्सपीरियंसेस एक डिवाइन प्रेजेंस के साथ इंटरट्विन्ड है। मतलब कि स्पीकर की एग्जिस्टेंस और एक्सपीरियंसेस भगवान से कनेक्टेड है। ये लाइन सजेस्ट करती है कि उनका पर्सनल जो जर्नी है एक बड़े कॉस्मिक प्रॉमिस या पर्पस का मैनिफेस्टेशन है। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड आई नो दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज़ द ब्रदर ऑफ माई ओन। दोस्तों, ये लाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन को और भी गहरा करती है, ये इम्प्लाई करते हुए कि डिवाइन स्पिरिट स्पीकर की अपनी स्पिरिट के साथ कनेक्टेड है। इससे यूनिवर्स के साथ यूनिटी का एहसास होता है और डिवाइन के साथ एक शेयर्ड एसेंस का एक्सेप्टेंस मिलती है। आगे वो बोलते हैं, एंड दैट ऑल द मैन वर बॉर्न आर ऑल्सो माई ब्रदर्स एंड द वुमेन माई सिस्टर्स एंड लवर्स। इस लाइन में स्पीकर यूनिटी का एहसास सारी इंसानियत के साथ करते हैं। वो कहते हैं कि सारे आदमियों के साथ उनका एक ब्रदरहुड है और सारी जो औरतें हैं उनके साथ उनका सिस्टरहुड है, या फिर वो वुमेन उनकी लवर है, ऐसा स्पीकर दावा करते हैं। ये लाइन सब लोगों की इंटरकनेक्टेडनेस को एम्फसाइज करती है, जेंडर और टाइम के अक्रॉस लव और किनशिप को सेलिब्रेट करती है। आगे वो बोलते हैं, एंड दैट अ कैल्सन ऑफ द क्रिएशन इज लव। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर लव को, प्यार को इस दुनिया के एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल एलिमेंट समझते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कैल्सन से, मतलब कि एक स्ट्रक्चरल बीम से जो कि शिप पे होती है, जो कि शिप की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये मेटाफोर सजेस्ट करता है कि जो लव है वही जो दुनिया की सारी क्रिएशन है उसको होल्ड करता है, उसको साथ में रखता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड लिमिटलेस आर लीव्स स्टिफ और ड्रॉपिंग इन द फील्ड्स। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर ने लीफ की इमेजरी को दिखाया है एज अ स्टिफ और ड्रॉपिंग। स्टिफ का मतलब होता है कि वो जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, और ड्रॉपिंग का मतलब है या तो वो पत्तियां स्ट्रॉन्ग है या फिर वो नीचे झड़ रही है, वीक है। ये चीज़ बताती है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और उसके एक्सपीरियंसेस को, कि ज़िंदगी और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ये लाइन सजेस्ट करती है कि नेचर बाउंडलेस है और वेरिएड है। नेचर पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती और नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, खुशियाँ भी हैं और दुख भी हैं, बिल्कुल ही ह्यूमन इमोशंस की तरह, रिलेशनशिप की तरह। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड ब्राउन एंड्स इन द लिटिल वेल्स बीनीथ दैम। ये लाइन नेचर के छोटे और अक्सर जो नज़रअंदाज हो जाते हैं उन डिटेल्स पर ध्यान देती है, जैसे कि एंड्स रिप्रेजेंट की गई है इस लाइन में। एंड्स की तरह ज़िंदगी के जो छोटे छोटी डिटेल्स हैं लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। स्पीकर इस लाइन में दोबारा से कहते हैं कि हर किसी के बीच में, हर ह्यूमंस के बीच में, एनिमल्स के बीच में और नेचर की सब चीज़ों के बीच में एक कनेक्शन है, चाहे वो कितने ही छोटी चीज़ क्यों ना हो ज़िंदगी की, जैसे कि एक एंट की लाइफ की हर एक फॉर्म में खूबसूरती है। ऐसा यहाँ पे स्पीकर बोलना चाह रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, एंड मॉसी स्कैप्स ऑफ द वॉर्न फैंस हिप स्टोन्स एल्डर मूलिन एंड पोकवीट। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर ने नेचर की सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, चाहे वो मूस हो, स्टोन्स हो या अलग अलग प्लांट्स हो। स्पीकर कहते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट करती है, हर एक चीज़ में, हर एक एलिमेंट में एक खूबसूरती छुपी होती है। दोस्तों, स्पीकर कहना चाह रहे हैं कि जो लाइफ है वो इम्परफेक्ट होती है, चाहे वो चीज़ें कितनी ही ज़्यादा छोटी हो, चाहे वो चीज़ें
आपको दूर से बेकार लगती हो, लेकिन हर चीज़ में एक ब्यूटी छुपी हुई है। लाइफ वैसे ही इम्परफेक्ट होती है, जो हमारे जो सैडनेस है, हमारे जो गम है, उन उसके बाद भी और उसमें भी कुछ खुशियाँ छुपी होती है। स्पीकर यहाँ पे इंकरेज करते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ें जो नेचर में एग्जिस्ट करती है उनमें ब्यूटी ढूंढनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी नेचर के साथ कनेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई नेचर से और हर कोई कनेक्टेड है एक दूसरे से। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।